नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम योगी गंभीर। केजीएमयू अस्पताल पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। जनता से की कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील। यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बढ़ा कुनबा। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण। 7 दिन पहले लिया था वीआरएस, कन्नौज से लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का रण। प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। प्रत्याशियों को शुभ दिन और शुभ घड़ी का इंतजार। 21 जनवरी तक होंगे नामांकन। चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर 22 जनवरी तक लगाया बैन। पार्टी मीटिंग में हो सकेंगे 300 लोग शामिल। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लिया फैसला। यूपी में स्कूल कॉलेज 23 जनवरी तक बंद। 24 घंटे में मिले कोरोना के 17,000 नए केस। स्कूल एक्टिव केस 1 लाख के पार। मृतकों का भी बढ़ने लगा आंकड़ा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम योगी गंभीर हैं। लखनऊ में आज सीएम केजीएमयू अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए जनता से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी की। सीएम ने कहा कि प्रशासन कोरोना को लेकर मुस्तैद है। सरकार संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार फिर उसके अनुरूप निर्णय लेकर के आईसीएमआर और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश के अंदर उस प्रकार की अपनी रणनीति बनाती है। अब तक विशेषज्ञों ने भी इस बात को माना है कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन कोविड में बचाव की सबसे अच्छी और प्रभावी मानी गई है। वैक्सीनेशन के एक बड़े लक्ष्य को भारत सरकार ने पूरा किया है और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज ही के दिन 1 वर्ष पहले 16 जनवरी 2021 को देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव का एक अभियान प्रारंभ किया था। अब तक देश के अंदर 157 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई गई हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर इन आंकड़ों के बारे में बताऊं तो अकेले उत्तर प्रदेश ने अभी तक प्रदेश के अंदर हम लोग लगभग 22 करोड़ 87 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करवा चुके हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने जो कोरोना वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई हैं, अगर हम लोग प्रदेश के अंदर देखें तो 15 से 17 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए हम लोगों ने 51,37,909 युवकों को ये वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करवाई हैं। 60 वर्ष से ऊपर के कोमॉर्बिड या किसी बीमारी से ग्रसित उन बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, ऐसे 3 या हेल्थ वर्कर्स को अब तक 3,87,000 की बूस्टर डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो
18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी इसके लिए एलिजिबल पर्सन थे, उन लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगभग 14.25 करोड़ यानी 13 करोड़ 75 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस, फर्स्ट डोज लेने वाले, सेकंड डोज लेने वाले 8 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग प्रदेश के अंदर हैं। और लखनऊ को मैं खासतौर पर इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि यहां पे फर्स्ट डोज लेने वाले 100% से अधिक हम लोगों ने इस लक्ष्य को यहां पे प्राप्त किया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार में ढील दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर चुनाव आयोग की समीक्षा का नतीजा आ गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर आयोग ने फैसला लिया है कि रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके साथ ही पार्टियों की इंडोर मीटिंग में 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल किए जाने की छूट दी गई है। 8 जनवरी को चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए आयोग ने प्रत्यक्ष प्रचार पर रोक लगा दी थी। सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन करने की इजाजत दी गई थी। बीते 6 दिन में कोरोना के ट्रेंड पर नजर डाले तो चुनाव वाले 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही कोरोना बेतहाशा बढ़ा है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण भाजपा में शामिल हो गए। यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कहा जा रहा है कि असीम अरुण कन्नौज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण कन्नौज के ही रहने वाले हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। अब चुनावी मैदान में वे उसी पहचान और अनुभव का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। वैसे असीम अरुण के पिता स्वर्गीय श्रीराम अरुण उत्तर प्रदेश के 2 बार डीजीपी रह चुके हैं। असीम अरुण ने कहा कि मैं पार्टी के विचारों से जुड़कर आ रहा हूं। योगी राज में एक भी गुंडे के लिए मेरे पास भाजपा कार्यालय से फोन नहीं आया। मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं, लोक सेवा का मौका मिला है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि परिकल्पना के अनुसार जो अवसर मुझे दिया गया है मैं उसके अनुरूप कार्य करूं। मैं प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि पिछले 5 वर्षों में मैं 3 दायित्वों में रहा। एटीएस का चीफ रहा, 112 का चीफ रहा और फिर पुलिस कमिश्नर कानपुर रहा। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए काम करने का इससे ज्यादा सुखद माहौल कभी भी नहीं रहा। कारण ये, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, कभी किसी के पास कोई ऐसा फोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद कर दो या ढिलाई तक कर दो। हमेशा यही संदेश मिला कि सख्ती करिए, कार्रवाई करिए, विधि के अनुसार कार्रवाई करिए। और इसी का परिणाम है कि कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मैं एटीएस का प्रमुख था तो मुझे सौभाग्य मिला बहुत सारे आतंकवादियों, जासूसों आदि को जेल की सलाखों में भेजने का। एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था जिसमें आप भी बहुत सारे साथी उस दिन मौजूद थे। लगभग 5 साल पहले की बात है। और मेरा पुनः सौभाग्य कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा वीरता का पुरस्कार मुझे उस इनकाउंटर के लिए दिया गया, जो कि पुलिस विभाग में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। धन्यवाद। मैं योगी जी को, माननीय योगी जी को बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो व्यवस्था दी है कानून व्यवस्था के लिए, जो शक्ति पूरे, केवल पुलिस नहीं पूरी व्यवस्था को दी है, उसका एक परिणाम है। और इसको हम लोग को आगे और मजबूत करना है। परिवार की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा एक अधिकारी बने और अधिकारी बनकर समाज की सेवा करे। ऐसे परिवार की और जिसका इस राज्य के अंदर जिस परिवार का सम्मान था और आज उसका पुत्र भी उसी सम्मान के तहत अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। एक ईमानदार छवि दलित, शोषित, वंचितों के
पिछड़ों के न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका शोषण न हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार न हो, ऐसे असीम अरुण जी के परिवार के पिताजी भी डीजीपी रहते हुए भी अपना जीवन व्यतीत किया और दलित शोषित वंचितों के लिए सम्मान के लिए रचनात्मक के माध्यम से और पुलिस में रहते हुए किसी प्रकार के गुंडे किसी प्रकार का शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते रहो, न्याय करें। राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार यूपी सरकार में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान साइकिल पर सवार ही हो गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन यहाँ पर विकास पर तो कुछ चंद लोगों का ही हुआ है। के बाद विधानसभा से सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद बटेश्वर मंदिर में समर्थकों की भीड़ के साथ वे पूजा करने गए थे, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन नामांकन के शुरुआत के 2 दिन किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। नामांकन के लिए प्रत्याशी शुभ दिन और शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। 21 नामांकन प्रक्रिया चलेगी। हालांकि सभी पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कुछ सीटों पर नाम फाइनल नहीं हुए हैं, वहां पार्टियां मंथन कर रही हैं। ऐसे में जल्द ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। इसी के बाद राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने हैरान करने वाला मामला सामने आया। अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के एक दावेदार ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्महत्या की कोशिश करने वाले दावेदार ने अपना नाम आदित्य ठाकुर बताया है। उनका कहना है कि वह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने किसी और को टिकट देने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर पुलिस की सक्रियता से बड़े मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन कानपुर में जहां एक कार से 50 लाख रुपए बरामद हुए, वहीं आज फिर कानपुर देहात के अकबरपुर में एक कार से 8 लाख रुपए बरामद हुए। यहां के 12 टोल प्लाजा पर पुलिस की चेकिंग के दौरान इसका खुलासा हुआ। मौके पर अकबरपुर क्षेत्राधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं अब इस मामले की जांच की जा रही है। विधानसभा आम चुनाव 2022 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और थाना अकबरपुर की टीम के द्वारा सघन चेकिंग क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के निर्देशन में की जा रही थी। टोल प्लाजा के पास में कल शाम को लगभग 8 लाख रुपए एक कार सवार से बरामद हुआ है, जिसके बारे में नियमानुसार फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को जब्त करके विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर यूपी के हमीरपुर के कुरारा से है। यहां के भैंसापाली गांव के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस बार चुनाव का बहिष्कार होगा, क्योंकि हर बार नेता बस झूठे वादे ही करते हैं, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यहां 5 सालों में एक सड़क तक नहीं बनाई गई है। यह गांव विकासखंड से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। सड़क नहीं होने से कई साल से परेशानियां में जूझते हुए सफर करते हैं।
जो नेता आते हैं वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन विकास कुछ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ की सड़कें जो हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, पैदल निकलना मुश्किल है। तो आपका क्या रहेगा इस बार जो चुनाव होंगे, किस मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? अगर यहाँ पर कोई भी प्रचार करने आता है तो उससे पहले सबसे पहले तो यही कहा जाएगा कि पहले हमारी यहाँ की सड़कें देखिए। अगर सड़कों का विकास नहीं होता है तो यहाँ से कोई वोट डालने नहीं जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए महाराजगंज जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देशानुसार आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने भारत नेपाल के सरहदी क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर जांच पड़ताल की। एसडीएम राम सजीवन मौर्य ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर देसी शराब की दुकानों की सघन जांच की गई और ठेकेदारों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। आज की कार्रवाई पूरी जितनी भी शराब की लाइसेंसी की दुकानें हैं और उन पे एक चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। मेरे सीओ साहब और एक्साइज इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम के द्वारा, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं किसी दुकान पर कहीं कोई अवैध शराब तो नहीं है। उसके लिए जो वहाँ पर स्टॉक मौजूद है उसका QR कोड से जो है उसको पढ़ के उसको जो है किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का नया पीक आता दिख रहा है। 24 घंटे में 17,185 नए केस सामने आए हैं। कुल एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। स्कूल कॉलेजों को 23 जनवरी तक बंद रखने के आदेश हो गए हैं। इससे पहले 16 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रखे गए थे। लगातार बढ़ते संक्रमण की समीक्षा के बाद इसे 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है। 24 घंटे में लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में 4 मौतें हुई हैं। अब तक सबसे ज्यादा 9 मौतें मेरठ में हुई हैं। संक्रमण की यही बेकाबू रफ्तार जारी रही तो सप्ताह भर के भीतर 1.5 लाख सक्रिय केस यूपी में रिपोर्ट होंगे। हमीरपुर के राट के मसगवा गांव में एक किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह कर्जे और मटर की फसल खराब होने से तनाव में था। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। जानकारी के मुताबिक 68 वर्षीय किसान के नाम 6 बीघा कृषि भूमि है। उन्होंने 2018 में एक बैंक से 1,10,000 रुपए का कर्ज लिया था और बेटी की शादी के लिए गाँव के साहूकारों से भी 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। बारिश होने के कारण मटर की फसल पूरी तरह खराब हो गई, जिससे वह परेशान थे। इसी तनाव में आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। दोस्त कुमार है और पिताजी हमारे खेत पर गए और देखा वहाँ पे तो मतलब फसल वगैरह तो ख़त्म ही हो गई हैं, चौपट हो गई हैं और बैंक का कर्ज है, कुछ साहूकारों का भी कर्ज है। तो इस वजह से शायद वो इसी आहत में, और जब हम सुबह आए यहाँ बाड़े में लेटते थे वो, तो देखा तो मतलब वो फांसी पर लटके हुए थे। यूपी के बुंदेलखंड के झांसी में घुसपैठियों के साथ पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ हुई, जिसमें कई राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद पुलिस ने 3 घुसपैठियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली, जबकि 2 भागने में सफल हो गए। तीनों घुसपैठिए बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं, जिनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएसपी के निर्देशन में झांसी ग्वालियर रोड पर स्थित रक्सा तिराहे के पास कुछ संदिग्धों के होने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस तथा झांसी पुलिस द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 3 बांग्लादेशी राष्ट्रीयों को पकड़ा गया है। अवैध रूप से झांसी में आवासित थे, किराए के मकान में रहते थे। इनके द्वारा अवैध असलहे खरीद फरोख्त का काम किया जाता था और घरों को चिन्हित करके उसमें डकैती का प्लान बनाया जाता था। इन व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।